WHO की रिपोर्ट्स की माने तो पोल्यूशन की वजह से दुनिया भर में 60 से 70 लाख डेथ्स होती हैं हर साल। अगर आप दिल्ली एनसीआर में या दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हैं तो आपने रियलाइज़ किया होगा, कुछ यू फील किया होगा कि 2 दिन से पोल्यूशन जो है वो काफ़ी सीवियर हो गया है। आज के लेक्चर में हम यही एनालाइज करने वाले हैं, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारी सरकार ने क्या कुछ स्टेप्स उठाए हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन कम हो सकता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पिंकी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 पर। इससे पहले हम अपना लेक्चर शुरू करें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी दैट प्लीज़ डाउनलोड अड्डा 24/7 ऐप, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको डेली क्विजेस भी यहाँ पर मिलते हैं, आपको मैगजीन्स, वीडियो, नोट्स भी आपको मिलेंगे। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर आपको जॉब अलर्ट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को, किसी भी रिक्रूटमेंट को मिस ना करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सो एज यू कैन सी, ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स है जहां पर इंडियन एक्सप्रेस ने ये बोला है कि एनसीआर में जो पोल्यूशन है वो सीवियर कैटेगरी पे पहुंच गया है। हाँ जी, वो सीवियर कैटेगरी पे पहुंच गया है। और उन्होंने जो एक रीज़न बताया है वो बताया है कि पंजाब में जो स्टबल बर्निंग हो रही है या जो पराली जो जलाते हैं वो लोग, उसकी वजह से 33% इस पोल्यूशन में इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि एक रीज़न है। ऑफकोर्स देयर आर सो मेनी रीजंस ये पोल्यूशन इंक्रीज होने के, बट ये जो आज के लेक्चर में जिस चीज़ से हम डील करेंगे वो मेजरली यही है। उसके बाद द हिंदू ने भी बोला है कि जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है पहली बार इस विंटर्स में। ठीक है, हालांकि विंटर्स जैसे जैसे आते हैं एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा एक अलग ही लेवल पे इंक्रीज हो जाता है, बट इस बार रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि इस इतनी सीवियर कैटेगरी पे पहली बार पहुंचा है। तो आगे एनालाइज करते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ को। हाँ जी, तो सीपीसीबी जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने भी अपने डेटा में ये बताया है कि नेशनल कैपिटल रीजन में एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन का लेवल है वो काफ़ी ख़राब हो गया है या फिर सीवियर कैटेगरी पे पहुंच गया है। सीपीसीबी की अगर हम बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी जो पार्लियामेंट के किसी एक्ट से बनती है, राइट। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हम उस एक्ट की बात कर रहे थे जिससे सीपीसीबी बना है। तो वो एक्ट कौन सा है? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। सो इट गॉट एस्टैब्लिश्ड इन 1974। ये ईयर भी आप याद रखें, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये भी आप याद रखें। ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं AQI की। तो दिल्ली एनसीआर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 402 पहुंच गया है, जो कि काफ़ी सीवियर कैटेगरी में आता है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसे ये नाम ही कह रहा है कि एयर की क्वालिटी क्या है, क्या कितनी वो शुद्ध है या फिर कितनी वो प्रदूषित है, हाउ मच इट इज गुड और हाउ मच इट इज पोल्यूटेड। सो इट बेसिकली टेल्स कि एयर की क्वालिटी क्या है, राइट। सो इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन जो है, AQI बेसिकली इसी चीज को मेजर करता है या हवा की क्वालिटी को मेजर करता है। AQI जो है, हाँ जी, AQI इंडेक्स को अगर हम नापने के, या AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स को नापने के हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं, या फिर AQI को आप बोल सकते हो, AQI को हमने कुछ 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 से 50 है या 0 to 50 है तो वो एक गुड कैटेगरी में आता है, मतलब जो हवा है वो ठीक अच्छी है, राइट। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स डिक्रीज हो जाता, या फिर आप बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ मतलब खराब होने के मेजरमेंट में, अगर वो बढ़ जाता है और 51 to 100 हो जाता है तो एयर की क्वालिटी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री होती है। अगर ये इंडेक्स 101 से 200 पर पहुंच जाता है तो हम उस क्वालिटी को मॉडरेट बोलते हैं। 201 से 300 की जो क्वालिटी होती है उसको हम पुअर क्वालिटी बोलते हैं, हवा की पुअर क्वालिटी, राइट। मतलब काफ़ी प्रदूषित हवा होती जा रही है। 301 से 400 में अगर हम बात करें तो वेरी पुअर इट बिकम्स, एंड इफ यू टॉक अबाउट 401 to 500 इट बिकम्स सीवियर कैटेगरी, जो कि अभी प्रेजेंटली हम महसूस कर रहे हैं। वी आर फेसिंग दिस सीवियर कैटेगरी इन दिल्ली एनसीआर रीजन, राइट। AQI की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, जहां पर हम ये समझेंगे कि AQI को हम किस बेसिस पर फाइनलाइज करते हैं या मेजर करते हैं। तो हवा में 8 तरीके के जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके बेसिस पर हम AQI को मेजर करते हैं। ये पोल्यूटेंट्स के नाम मैं चाहती हूँ आप याद रखें, क्योंकि आपसे एग्जाम में अगेन पूछे जाने की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहला है PM10 विच इज़
पर्टिकुलेट मैटर 10। दूसरा जो पोल्यूटेंट है वो है PM 2.5, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो आप ज़रूर ध्यान रखिए। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो PM 2.5 ज़रूर आपके ऑप्शन में होगा, सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन वी हैव ओजोन, देन वी हैव कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद है अमोनिया एंड लास्ट में है लेड, राइट, दिस इज अमोनिया। तो ये 8 जो पोल्यूटेंट्स हैं जिसके बेसिस पर हम AQI मेजर करते हैं, एयर क्वालिटी का इंडेक्स मेजर करते हैं, ये आप जरूर याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के कुछ सोर्सेज ने ये भी बोला है कि पंजाब में जो स्टबल बर्निंग है या फिर क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग है, क्रॉप का जो अवशेष बच जाता है उनको वो जलाते हैं और वो अब जो है 33.5% इंक्रीज हो गया अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो। इसकी वजह से भी जो पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर इफ़ यू टॉक अबाउट एज पर स्टैंडर्ड इसरो प्रोटोकॉल, तो पिछले एक महीने में 10,214 क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग के केसेस या फिर के इंस्टेंसेस हमें पंजाब में देखने को मिले हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ या फिर आप बोल सकते हो जिसमें से ज़्यादातर जो इंस्टेंसेस हुए हैं 69% के आसपास इंस्टेंसेस हुए हैं वो सिर्फ पिछले एक हफ्ते में हमें देखने को मिले हैं। इसीलिए ये सीवियर कैटेगरी की तरफ हमारा पोल्यूशन है वो पहुंच गया है इन दिनों, राइट। आगे बात करते हैं कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट्स की। हम क्योंकि बात कर रहे हैं कि AQI जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सीवियर कैटेगरी में पहुंच गए हैं, तो देख लेते हैं कि क्या हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो अगर हम स्टबल बर्निंग की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से ये AQI पहुंचा है, तो स्टबल बर्निंग 1 टन अगर स्टबल को हम बर्न करते हैं तो उसमें से 2 kgs SO2 रिलीज होता है, 2 किलो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। एंड यू नो हाउ मच इट इज हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट, ओके, एंड फॉर अस ऑल्सो ऑफ कोर्स। 3 kgs पर्टिकुलेट मैटर उसमें से रिलीज होता है, 60 kgs कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीजेस, 1460 kgs कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस फ्रॉम इट, एंड 199 kgs ऑफ ऐश रिलीजेस फ्रॉम व्हेन वी बर्न 1 टन ऑफ स्टबल। उसके साथ साथ बहुत सारे जो पैडी जो चावल होता है, पैडी के जो स्ट्रॉ होते हैं उसमें बहुत सारे ना अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जब हम उनको जला देते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं, या फिर न्यूट्रिएंट्स की जो वैल्यू है वो खत्म हो जाती है, और यू कैन से वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। और वो कितना लॉस होता है, 339 kgs नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है, उसके साथ साथ 6 kg फॉस्फोरस का लॉस हो जाता है, 140 kgs पोटेशियम का और 11 kgs सल्फर का। सो ये डेटा भी आप याद रखें ताकि आपको पता चले कि हाउ हार्मफुल इट इज फॉर अस एंड फॉर आवर एनवायरमेंट। उसके साथ साथ अगर हम कुछ और नेबरिंग स्टेट्स की बात करें, क्योंकि हम हमेशा पंजाब और हरियाणा और नेबरिंग स्टेट्स की, बॉर्डरिंग स्टेट्स की बात करते हैं, तो हरियाणा और यूपी ने फिर भी बेटर किया है पंजाब से, क्योंकि वहाँ पर जो ये केसेस हैं वो 24% का ड्रॉप वहाँ पर देखने को मिला है। मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि दिवाली के कुछ दिन बाद आपको, अगर आपने फील किया हो, अगर आपने महसूस किया हो, दिवाली के 2-3 दिन बाद जो हवा थी या फिर जो पोल्यूशन था वो इतना ज़्यादा नहीं था, और उसका रीज़न है फेवरेबल विंड कंडीशंस। विंड की जो कंडीशंस थी वो फेवर कर रही थी, जिसकी वजह से पोल्यूशन नहीं हुआ। बट अब इन सब इंस्टांसेस की वजह से पोल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स की बात करें या फिर ये बात करें कि ये हो क्यों रहा है, तो इसके पीछे के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो फार्मर्स के पास प्रॉपर रिसोर्सेज ही नहीं होते हैं, प्रॉपर मशीन्स ही नहीं होती हैं ताकि वो स्टबल बर्निंग का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ सके, राइट। सी, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बिकॉज वी आर स्टूडेंट, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन करके रखें। हमें फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो हम यहाँ पर दोनों चीज़ों को ही पैरेलली लेके चलेंगे। हमें कोई भी एक्सट्रीम स्टैंड लेना अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वी आर स्टूडेंट, और हमारा जो मेन एम होना चाहिए अभी के लिए वो ये होना चाहिए कि हम एग्ज़ाम क्रैक करें, और उसके लिए कोई भी कुछ भी कंक्लूजन जो है हमारा, या कोई भी कंक्लूजन पे हम पहुँचते हैं वो न्यूट्रल या न्यूट्रलिटी की तरफ ही होना चाहिए। सो यूटिलाइजेशन जो है वो मशीनरी का काफ़ी पुअर देखने को मिला है, या फिर ये भी देखने को मिला है कि बहुत सारी मशीन जो है वो अनयूज्ड हैं, या फिर बेसिकली या तो लोगों के पास है ही नहीं, या तो फार्मर्स के पास है ही नहीं, या फिर है तो उनको पता नहीं है, या फिर वो बहुत महंगी है, वो इक्विपमेंट्स बहुत महंगे हैं, या फिर उनको अवेयरनेस नहीं है एज टू हाउ टू यूज़ देम। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि
दोनों ही तरफ से हम देख सकते हैं, फार्मर्स की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी, राइट, कि वो एलोकेट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट शायद एलोकेशन करने में वहाँ पर दिक्कत हो रही है और फार्मर्स को शायद यूज़ करने में, या फिर फार्मर को बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी पड़ रही हैं इसलिए वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, अवेयरनेस उन तक पहुँची नहीं है, राइट। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या हो सकता है, या फिर मैंने शुरू में ही बोला था कि हम कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे या फिर ऐसे कुछ स्टेप्स डिस्कस करेंगे जो हमारी सरकार ने उठाए हैं पोल्यूशन को कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ग्रैप, विच इज़ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रैप। आप ये समझ सकते हैं, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो ये एक तरीके का इमरजेंसी प्लान है कि अगर हवा सीवियर कैटेगरी में पहुंच जाती है तो सरकार इस प्लान को लॉन्च करती है। ये एक इमरजेंसी प्लान है, राइट, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है ये आप देख सकते हैं। बहुत सारे न्यूज़ कटिंग्स आजकल बोल रहे हैं, ये बहुत सारे न्यूज़पेपर्स कल से बोल रहे हैं कि दिल्ली में जो है वो ग्रैप शुरू कर दिया है या शुरू कर देना चाहिए ग्रैप, ठीक है। यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स ने भी सेम ही चीज़ बोली है कि ग्रैप स्टेज 3 हमने लॉन्च कर दी है। मिंट ने भी बोला है, द टेलीग्राफ ने भी बोला है कि ग्रैप को या फिर शुरू कर देना चाहिए, राइट। इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक इमरजेंसी प्लान है जिसको 2016 में फॉर्मुलेट किया गया था, राइट, 2016 में ये आया था। ओके, यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ये समझना है कि ग्रैप कैसे काम करता है और इस एक्शन प्लान में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें सरकार लेकर आई है। तो मान लीजिए अगर आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिर एयर की क्वालिटी जो है वो मॉडरेट टू पुअर है, तो सरकार कुछ स्टेप्स उठाती है या फिर अथॉरिटीज़ को बोलती है कि आपको ये चीज़ें मेक श्योर करनी है। वो क्या चीज़ें हैं? मान लीजिए अगर आपकी एयर क्वालिटी मॉडरेट टू पुअर है तो अथॉरिटीज़ की ये ड्यूटी है कि वो मेक श्योर करे कि कहीं भी गार्बेज जो है वो बर्न ना हो, ताकि धुआं ना हो, पोल्यूशन ना हो फर्दर, राइट। या फिर जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको जितने भी पोल्यूशन के गाइडलाइंस हैं उनको मानना पड़ेगा। ये मॉडरेट टू पुअर की हम बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्रैकर्स बैन हो जाते हैं ऐसे टाइम पर जब मॉडरेट टू पुअर क्वालिटी होती है। उसके साथ साथ हमें लोगों को यूज ऐप टू इन्फॉर्म पीपल एंड रजिस्टर कंप्लेंट्स, तो ऐसी ऐप्स भी लॉन्च कर दी जाती हैं इस टाइम पर ताकि कंप्लेंट्स लोग डाल सके। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि अथॉरिटीज़ या फिर गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि अगर मॉडरेट टू पुअर क्वालिटी है एयर की तो हम ये स्टेप्स उठाएं। सेकेंड आता है पुअर, वेरी पुअर रादर, वेरी पुअर। अगर वेरी पुअर क्वालिटी हो जाती है हमारी एयर की तो हमें बंद करना पड़ता है यूज ऑफ डीजल जेनसेट्स, राइट। पार्किंग फी हम बढ़ा देते हैं 3 to 4% ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा या तो अपने घरों में ही रहें या फिर अगर बाहर आएँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, राइट। इंक्रीज बस एंड मेट्रो सर्विसेज, अगेन विद द सेम लॉजिक, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। उसके अलावा स्टॉप द यूज़ ऑफ कोल, फायरवुड होटल्स और रेस्टोरेंट में, राइट। और सोशल मीडिया पे बहुत सारे अलर्ट्स भी जारी हो जाते हैं जब हम वेरी पुअर कैटेगरी पे पहुंच जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सीवियर कैटेगरी की। सीवियर कैटेगरी में क्या होता है कि जो स्टोन क्रशर्स होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। बहुत सारे पावर प्लांट्स होते हैं, जैसे दिल्ली में बदरपुर पावर प्लांट है, उसको बंद कर दिया गया है, राइट। बंद कर दिया जाता है, पहले भी बंद किया था, अभी भी दिल्ली गवर्नमेंट सोच रही है बंद करने की। तो ये कुछ स्टेप्स हैं एक्चुअली जो कि ग्राफ में लिखे हुए हैं कि ये आपको एक्शंस लेने हैं अगर आपका क्वालिटी इन सब चीज़ों पे पहुंच जाए तो। उसके अलावा हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है और पानी स्प्रिंकल कर देना, जहां आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो पानी स्प्रिंकल करना हमें शुरू कर देना है। और ये आप न्यूज़ में भी देख सकते हो, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स भी कवर कर रहे हैं कि दिल्ली में बहुत सारे हॉटस्पॉट जो एरियाज़ है जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर सरकार ने स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर स्टार्ट करवा भी दी है, राइट। अगर अभी भी आप न्यूज़ चैनल स्विच ऑन करके देखोगे तो यूल गेट टू सी इट, राइट। इमरजेंसी में क्या होता है, व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी तो काफ़ी सारे जो ट्रक्स की एंट्री है उसको बैन कर दिया जाता है, एक्सेप्ट अगर कुछ वो इंपॉर्टेंट चीज़ का एक्सचेंज कर रहे हैं या इंपॉर्टेंट चीज़ कोई लेके आ रहे हैं जो कि बहुत एसेंशियल कमोडिटी में आती है, फॉर एग्जांपल खाना है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को तो हम बैन नहीं कर सकते, बाकी ट्रक्स की जो एंट्री है वो बैन कर दी जाती है। स्पेशली दिल्ली एनसीआर रीजन में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ को भी बंद कर दिया जाता है, जो कि अभी दिल्ली गवर्नमेंट सोच भी रही है सीवियर कैटेगरी में ही, ताकि हम इमरजेंसी में ना पहुंचे एटलीस्ट, राइट। उसके बाद ऑड इवन स्कीम भी इंट्रोड्यूस कर दी जाती है बिना किसी एक्सेप्शन के, राइट, या फिर किसी एग्जाम्पशन के, राइट। तो ये है पूरा प्लान जो कि सरकार ने तैयार किया है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत, ठीक है जी। चलिए अब कुछ और सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ और सॉल्यूशंस मैंने लिखे हुए थे जो कि है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहला है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। आप सभी को पता है कि पंजाब वाले एरिया में ज़्यादातर जो है वो पैडी उगाई जाती है,
जो कि स्टबल बर्निंग के टाइम पर पोल्यूशन भी बढ़ाती है, और ये एक ऐसी क्रॉप है जिसको बहुत ज़्यादा पानी भी चाहिए। तो जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी इसकी वजह से पंजाब में काफ़ी कम हो रहा है। तो हमें क्रॉप को डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए, मतलब और अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगा लेनी चाहिए, ताकि ये दोनों ही प्रॉब्लम्स एक ही बार में या फिर एक ही सोल्यूशन से हम सॉल्व कर सके। उसके साथ साथ क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट हमें करना चाहिए कि जितना भी क्रॉप का जो अवशेष बचता है उसको हम किस तरीके से पॉजिटिवली यूज कर सके, ये हमें फार्मर्स को बताना चाहिए। और डेफिनेटली सरकार को कुछ ना कुछ स्टेप्स के साथ आना चाहिए क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए। उसके साथ अवेयरनेस कैंपेन्स भी हमें शुरू कर देने चाहिए, ताकि अगेन फार्मर्स को अवेयर किया जा सके कि आप अपने इस रेजिड्यू को इस तरीके से और यहाँ पर कंज्यूम कर सकते हैं या फिर यूटिलाइज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट, राइट। उसके अलावा मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट, डेफिनेटली कोई भी काम या कोई भी पॉलिसी बिना अथॉरिटीज़ के प्रॉपर मॉनिटरिंग या फिर बिना अथॉरिटीज़ के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के पूरी हो ही नहीं सकती। सो ये तो आई वुड से कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम चाहे कितनी भी पॉलिसी बना लें, बट अगर हम उनको इम्प्लीमेंट करने में नहीं नाकाम रहते हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट प्रॉपरली और टाइम पे नहीं कर पाते हैं, तो वो पॉलिसी किसी यूज़ की रह नहीं जाती है वैसे भी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर अथॉरिटीज़ टू मेक श्योर दैट दे आर इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स ऑन टाइम एंड प्रॉपरली। तो आज के लिए इतना ही। मैं ऐसे ही टॉपिक्स के साथ आती रहूँगी। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और जब मैं आगे आऊँगी तब तक प्लीज़ बी सेफ, प्लीज़ स्टे इनसाइड, इट इज़ सो पोल्यूटेड आउटसाइड, एंड ऑल ऑफ यू टेक केयर। थैंक यू सो मच।